नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने परिवार गंगा गुरुकुलम करियर एकेडमी के इस ज्ञान यात्रा में। हाँ, तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन इतिहास का वैदिक सांस्कृतिक काल। और हाँ दोस्तों, जब भी हम वैदिक संस्कृति की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम हजार साल पीछे समय की यात्रा करते हों, जहाँ मंत्र गूंजते थे, यज्ञ की अग्नि जलती थी और जीवन का हर काम नियम और कानून से चलता था। बहुत लोग कहते हैं कि संस्कृति और वैदिक संस्कृति बड़ी बोरिंग है, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि इसमें बोरिंग कुछ भी नहीं है, बल्कि यही तो संस्कृति है, जहाँ से हमारी सभ्यता, हमारी परंपरा और हमारी शिक्षा की जड़ें शुरू हुई हैं। तो तैयार हो जाइए मजेदार किस्सों और ज्ञान से भरे इस यात्रा के लिए। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली बार जब हम वैदिक संस्कृति की और भी अद्भुत बातें लेकर आएं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं हम वैदिक संस्कृति का। वैदिक शब्द वेद से बना है। वेद का अर्थ है ज्ञान। वैदिक संस्कृति के निर्माता आर्य थे। आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ। आर्य भाषा सूचक शब्द है, प्रजातीय सूचक नहीं। आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था, अर्थात वो लिखना नहीं जानते थे। अतः वे अपने सब ज्ञान को सुनकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते थे। इसलिए वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। इसका एक नाम संहिता भी है। आर्यों का मूल निवास स्थान। आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर विद्वानों में मतभेद है। हाल ही में जर्मनी में अपना शोध पूरा करने के बाद भगवान दास गिडवानी ने अपनी पुस्तक रिटर्न ऑफ द आर्यंस में भारत को ही आर्यों का मूल निवास स्थान माना है। इस संबंध में अन्य विद्वानों के मतों का विवेचन निम्नलिखित है, अर्थात आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में काफी मतभेद है, लेकिन मध्य एशिया ही सही माना गया है आर्यों का आना निवास स्थान। मध्य एशिया है ईरान, इराक आदि स्थानों पे मध्य एशिया को कहा जाता है। सप्त सिंधु प्रदेश। इस मत के प्रवर्तक डॉक्टर अविनाश चंद्र दास एवं डॉक्टर संपूर्णानंद हैं। इनके अनुसार आर्य सप्त सिंधु प्रदेश के निवासी थे। सप्त सिंधु प्रदेश किसे कहते हैं? जहां हड़प्पा सभ्यता उद्भव में आई थी, सिंधु घाटी, उसी को सप्त सिंधु प्रदेश कहते हैं। वहां 7 नदियां थी, इसीलिए रावी, चेनाब आदि ये सारी नदियां थी। ऋग्वेद में सप्त सिंधु को देवकृत योनि कहा गया है। ऋग्वेद में देवासुर संग्राम का वर्णन है। इस संग्राम में असुर पराजित हुए तथा सप्त सिंधु क्षेत्र छोड़कर पश्चिम की ओर ईरान चले गए। पारसियों के ग्रंथ जिंद अवेस्ता में जिस अहुरम जादा का वर्णन मिलता है वह असुरों का ही देवता था। ब्रह्मर्षि देश। पंडित गंगानाथ झा का मत है कि आर्यों का मूल स्थान ब्रह्मर्षि देश ही है। यहीं से ये पूरब की तरफ चले गए। कश्मीर अथवा हिमालय प्रदेश। डॉक्टर एल.डी. कल्ला के अनुसार आर्य कश्मीर प्रदेश के थे। अनेक सारे मत हैं आर्यों के मूल स्थान के बारे में। वैदिक संस्कृति। यूरोप में हंगरी अथवा डैन्यूब नदी की घाटी। इस मत के प्रवर्तक पी गाइल्स हैं। इन्होंने भाषा विज्ञान के आधार तथा भौगोलिक सीमाओं, ज्ञात वनस्पतियों, अनाजों, पशुओं में पाई जाने वाली समानताओं के आधार पर यह निष्कर्ष दिया है। जर्मनी प्रदेश भी मत है। इस मत के प्रवर्तक हर्ट एवं पेंटका हैं, जिन्होंने शारीरिक बनावट के आधार पर यह निष्कर्ष दिया है।
दक्षिणी रूस भी मत दिया गया है आर्यनों का रहना। यह मत गार्डन चाइल्ड एवं नेहरिंग का है। ट्रिपोल्जे ने 3000 ईसा पूर्व के मृतभांडों पाए गए हैं। आर्य इस प्रकार के मृतभांड से परिचित थे। इस आधार पर कहा गया है कि आर्यों का मूल निवास स्थान दक्षिणी रूस तथा यूक्रेन रहा होगा। हम आगे चलेंगे। मध्य एशिया में बैक्ट्रिया। जर्मन विद्वान मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया बैक्ट्रिया को माना है। ऋग्वेद एवं ईरानी ग्रंथ जिंद अवेस्ता में कई भाषाई समानता पाई जाती है। उदाहरणार्थ वैदिक इंद्र अवेस्ता का इंद्र, वैदिक वायु अवेस्ता का वायु, वैदिक मित्र अवेस्ता का मित्र आदि। आज कुत्ता, घोड़ा आदि पशुओं के नाम और भूर्ज, देवदारू, मैपिल आदि कुछ वृक्षों के नाम सभी हिंद यूरोपीय भाषाओं में समान पाए जाते हैं। अतः आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया में बैक्ट्रिया अथवा अल्प्स पर्वत के पूर्व क्षेत्र में यूरेशिया में था। यूरोप प्लस एशिया। आर्यों के आक्रमण संबंधी विवाद। आर्य भारत के निवासी थे या बाहर से आए थे, इस बात को लेकर अभी भी विवाद है। कुछ विद्वानों का मत है कि आर्य लोग 1500 ईसा पूर्व के आसपास भारत में आए थे। मैक्स मूलर के विचार से तो इस घटना का समय 1200 या 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। कि आर्य के आक्रमण के संबंध के विवाद में मैक्स मूलर के इस काल निर्धारण का कारण यह था कि वह एक सच्चा ईसाई था, इसलिए दृष्टि की रचना में के बारे में बाइबिल में भी कई कहानियां में अटल विश्वास रखता था, जिसमें कहा गया है कि संसार में की रचना 23 अक्टूबर 4004 ईसा पूर्व में हुई थी। बाइबिल एक वो था जो मेसोपोटामिया के टाइम पे भी था। ओल्डा टेस्टामेंट की बुक ऑफ जेनेसिस बुक नाम था। उसमें भी लिखा गया था कि जब भारत अंत हुआ था, मतलब विश्व का, तब एक व्यक्ति को चुना गया था वहां पे कि वो हर प्रत्येक जोड़ों को एक नाव पे रखा था। जल प्लावन हुआ था और उस नाव पे ही रखे गए मनुष्य, पशुओं आदि सभी चीज ही सुरक्षित बचे और बाकी सब कुछ खत्म हो चुका था। बाइबल में इन्हीं सारी चीजों का वर्णन किया गया है। अब हम पढ़ेंगे आगे। इटली के फ्लोरेंस नगर एक सौदागर फिलिप्पो सस्सेती गोवा में 5 वर्ष यानी सन 1583 ईस्वी से 1588 ईस्वी तक रहा। उसने यहाँ संस्कृति का अध्ययन किया और पाया कि संस्कृत और यूरोपीय भाषाओं, विशेषतः लैटिन और ग्रीक में बहुत ही समानताएं हैं। बाद में सर विलियम जोन्स और ईस्ट इंडिया कंपनी में सेवा में रत अन्य अनेक विद्वानों ने इस बात को और आगे प्रतिपादित किया कि यूरोपीय और भारतीय भाषाओं में पाई जाने वाली समानताओं का कारण बताने के लिए कुछ विद्वानों ने यह मान लिया कि भारतीयों और यूरोपवासियों के पूर्वज किसी समय ही प्रदेश के साथ साथ रहते थे और एक ही भाषा भारोपीय, हिंदी प्लस यूरोपीय बोलते थे। इस कारण अनेक साझे प्रदेश को भारतीय मूल निवासी स्थान कहा गया। सुप्रसिद्ध मानव विज्ञानी और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एडमंड लिच ने सन 1990 ईस्वी में कल्चर थ्रू टाइम एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोचेज नामक पुस्तक में प्रकाशित अपने प्रसिद्ध लेख आर्यन इन्वेंशंस ओवर फॉर मिलेनिया में लिखा है कि विचारशील विद्वान अभी यह विश्वास क्यों करते हैं कि आर्यों का आक्रमण हुआ था। इस प्रकार की कल्पना अभी आकर्षक क्यों है? सच मानिए, आर्यों के आक्रमण
तो कभी हुए ही नहीं। और आगे चलेंगे। एशिया माइनर या पश्चिमी एशिया में आर्य संस्कृति के प्रमाण। हिंद यूरोपीय भाषा का सबसे पुराना नमूना इराक में पाए गए लगभग 2200 ईसा पूर्व के एक अभिलेख में मिला है। बाद में इस तरह के नमूने अनातोलिया, तुर्की में हैं। में 19वीं से लेकर के 17वीं सदी ईसा पूर्व में हिट्टाइट अभिलेख में मिलता है। इराक में मिले लगभग 1600 ईसा पूर्व के कस्साइट अभिलेखों में तथा सीरिया में मितन्नी अभिलेखों में आर्य नामों का उल्लेख मिलता है, जिनमें पश्चिमी एशिया में आर्य भाषा भाषियों की उपस्थिति का पता चलता है। बोगजकोई का अभिलेख 1400 ईसा पूर्व। पश्चिमी एशिया का एशियाई माइनर आधुनिक तुर्की में स्थित बोगजकोई से 1400 ईसा पूर्व तक अभिलेख मिला है। इस अभिलेखों में दो कबीलों खत्ती और मितन्नी के बीच संधि का उल्लेख है। संधि की शर्तों की रक्षा के लिए कुछ देवताओं को साक्षी माना बताया है। इसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य देवता प्रमुख हैं। धातव्य तथ्य यह है कि इन देवताओं में ऋग्वेद के प्रमुख देवता अग्नि का उल्लेख नहीं है, जबकि अन्य प्रमुख देवताओं का उल्लेख है। बोगजकोई में नासत्य देवता की पहचान ऋग्वेद के अश्विनी देवता से की जाती है। बोगजकोई की किकुल्ली नामक एक मितन्नी लेखक का ग्रंथ मिलता है, जिसमें एक तेरपंज सत्य का उल्लेख है। इसकी ऋग्वेद से समानता की जा सकती है। अतः आपने ये वैदिक संस्कृति का वीडियो अच्छा लगा होगा और आगे हम पढ़ेंगे वैदिक काल। तो आप जुड़े रहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।